गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आज सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना और ओमिक्रॉन का वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप लोग अपने घर पर रहिए, ऑनलाइन पढ़िए, सुरक्षित रहिए, बाहर कम निकलिए अपने घर से। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है, लॉन्च हो चुकी है और गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी लॉन्च हो गया है एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस, जिसकी लिंक जो है आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं तथा उस ऐप पर आपको बहुत सारी PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको बताया कि थ्योरी प्लस बाद में कराने वाले हैं, तो आज देखते हैं हमारा टॉपिक है विद्युत। तो विद्युत में जो पहला टॉपिक हमने आपको बताया था वो था आवेश। तो आवेश क्या है, देखिए वीडियो पे आपको दिख रहा होगा कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आवेश क्या हुआ, हमने क्या समझा कि आवेश जो है किसी पदार्थ के ऐसे गुण है जैसे जिसमें कंडक्टर मान लीजिए आप, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब बात करें कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला तो होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। जैसे कि जब लोहे के छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, जिसके कारण लोहे की छड़ धनावेश तथा रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये था हमारा पहला उदाहरण धन आवेश का। चलिए आगे देखते हैं कि ऋण आवेश क्या होता है। नोट करते जाइए। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जा रही हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऋण आवेश बोल देते हैं। उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि एबोनाइट रॉड को, कि जब एक एबोनाइट छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली के खाल से एबोनाइट छड़ पर चले आते हैं, जिसके कारण एबोनाइट पर ऋण आवेशित तथा बिल्ली की खाल धनावेशित वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है। तो ये था हमारा, यदि किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश जहां थीटा बराबर n इंटू ई, जहां पर थीटा क्या है, आवेश हो गया, n क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नोट डाउन करते रहिए आप सभी लोग। इस चैनल पर आपको हर चीज मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। राष्ट्र हित में शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं हम। हमारा संकल्प है सभी बच्चों तक फ्री में शिक्षा देना। चलिए आगे देखते हैं क्या है विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, जैसा कि हमने न्यूमेरिकल में आपको बताया था कि I बराबर Q/T, जहां पर Q एक विद्युत आवेश है, T क्या है, लगने वाला समय, और I उस क्षण में बहने वाली धारा। I क्या हो गई, विद्युत धारा हो गई। चलिए ये तो हो गया हमारा टॉपिक। अब आगे बात करते हैं हम, जरा इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा एक मूल राशि है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। इसे कूलाम प्रति सेकंड से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q इज इक्वल्स टू IC नहीं, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलाम है एंड टाइम जो है 1 सेकेंड है, देन I इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। यानी कि कोई भी एक कूलाम का आवेश है, उस पर लगने वाला समय 1 सेकेंड है, तब हमारी धारा क्या हो जाएगी, 1/1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पेयर हो जाएगी। हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आशा करते हैं आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और समझ पाएंगे। आगे आते हैं। यदि किसी परिपथ या किसी बिंदु से एक कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उस परिपथ में धारा कितनी होगी, 1 एम्पेयर होगी। ये ऊपर जो आपको आंकिक प्रश्न दिया गया था उसकी परिभाषा हो गई। देन I बराबर क्या होगा, N इंटू E/T। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, और T लगने वाला समय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। यानी कि किसी भी चार्ज को अनंत से अगर हम ला रहे हैं और उस पर किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर उसका विद्युत विभव कहते हैं। मान लेते हैं कि यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा हमारा? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। इसका मात्रक क्या होगा? जूल पर कूलाम या फिर आप कह सकते हैं वोल्ट। ये इसका मात्रक हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। विद्युत विभव की परिभाषा आपके सामने दे रखी है। बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और चैनल को आप ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करते रहिए। सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार, सभी के पिता माता को मेरा नमस्कार। चलिए आगे आ जाते हैं। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? जूल पर कूलाम होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। W अगर 1 जूल है, किया गया कार्य 1 जूल है, चार्ज कितना है? 1 कूलाम का, Q बराबर 1 कूलाम, तो हमारा विद्युत विभव कितना हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो ये हमारा विद्युत विभव हो गया। आगे आते हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होता है तो इस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। चलिए आगे आते हैं। अब आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसको हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। अगला टॉपिक जो आ रहा है हमारा वो है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब कि जब कोई एक धनावेश होगा उसको हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लेते हैं कि यदि दो बिंदुओं A और B के मध्य किसी धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य W हो तो उनके मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा? VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। इस अंतर को हम डेल्टा से शो करते हैं, यानी कि डेल्टा V बराबर क्या हो गया? W अपॉन Q हो गया। तो ये सूत्र है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इस पर आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 2 नंबर के प्रश्न में। चलिए आगे आते हैं कि यदि Q बराबर 1 कूलाम है और W बराबर 1 जूल है, यानी कि चार्ज जो है 1 कूलाम का है और उस पर किया गया कार्य कितना है? 1 जूल है, तब डेल्टा V यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 1/1 बराबर 1 वोल्ट, यानी कि इनका विद्युत विभवांतर कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि एकांक धनावेश को किसी बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है नोट करते रहिए आप लोग इसको। तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है, प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। जैसे एक तार है, सिंगल तार को हमने दौड़ा दिया और एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद बीच में एक प्रतिरोध और लगा दिया, बीच में फिर एक और लगा दिया, मान लीजिए 3-4 प्रतिरोध हमने लगा दिया। तो वो क्या करता है कि प्रतिरोध चालक का कैसा गुण है जिसके कारण वो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, आगे धारा जाने से रुकावट पैदा कर देता है उसमें। तो उदाहरण देखते हैं, यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर V हो तथा उन बिंदुओं के मध्य प्रवाहित धारा I हो तो विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। इस पर हम आपको आंकिक प्रश्न करा चुके हैं, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। बोर्ड पेपर में आपके बहुत ही काम आने वाला है। यही नोट्स मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसकी वीडियो आपको कल मिलेगी।
चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस नाम से, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में। वहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स, कुछ होमवर्क पे आपको अपलोड किए जाएंगे वहां पे। 1-2 दिन में थोड़ा सा टॉपिक हमारा वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप होमवर्क भी अपलोड करते हैं। चलिए आगे आते हैं। विद्युत प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, जिसका मात्रक वोल्ट पर एम्पेयर होता है, जिसे क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। अब देखिए ओम की परिभाषा भी आपकी यहां से निकल आ रही है। 1 नंबर में पूछा था देखता कि ओम किसे कहते हैं, तो ओम किसे कहते हैं? वोल्ट पर एम्पेयर को। प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है? चलिए देखते हैं। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है? चालक की लंबाई। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। चलिए आगे आ जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अगला जो आता है किस पर निर्भर करता है? चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। अर्थात चालक की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। यानी कि तार जितना पतला होगा चालक उतना ही मजबूत होगा, लेकिन चालक जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही घट जाएगा। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। R व्युत्क्रमानुपाती है किसके? 1/A, यानी कि एरिया के, पृष्ठ क्षेत्रफल के। चलिए आगे आ जाते हैं। तीसरा है हमारा ताप वृद्धि। ताप वृद्धि किसे कहते हैं? यदि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। यानी कि ताप वृद्धि क्या है? अगर हम चालक का ताप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध का भी ताप बढ़ जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ये हो गया ताप के ऊपर निर्भरता। चौथा क्या होता है? पदार्थ। मतलब पदार्थ किस चीज का बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। कोई पदार्थ लीजिए आप, सबका भिन्न भिन्न होगा प्रतिरोध। तो एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, देन R बिकम्स रो L/A। यहां से एक कांस्टेंट आ जाता है, आपको नियतांक मिल जाता है जिसे रो कहते हैं। और ये क्या है? यही है उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध। रो को हम तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो क्या हो गया? रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, जहां पर A क्या है? 1 मीटर स्क्वायर है, L क्या है? 1 मीटर है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R ओम मीटर। परिभाषा देख लेते हैं इसकी क्या है कि यदि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार द्वारा उत्पन्न होता है। आइए अगला देख लेते हैं। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए आगे आते हैं। नोट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब देखते हैं विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत प्रवाह के बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, टीवी इत्यादि लगे होते हैं। तो ये विद्युत परिपथ हो गया हमारा, जहां पे अनेक तरह के पदार्थ या बल्ब, पंखा ये सब लगे होते हैं। चलिए आगे आते हैं। तो विद्युत परिपथ आरेख क्या है? विद्युत परिपथ आरेख वह आरेख है जो परिपथ में लगे विभिन्न विद्युत स्रोत को प्रदर्शित करता है। जो परिपथ में लगे विभिन्न विद्युत स्रोत को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं ओम के नियम पे। तो ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नोट करिएगा इस बात को ओम का नियम का,
कि ओम के नियम के अनुसार क्या है कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं, नोट करते रहिए आप इसको साथ साथ में, कि यदि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V इक्वल्स टू RI, यहां से एक कांस्टेंट हो जाता है आपका जो मिलता है R। अब R क्या है देखते हैं। R एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। देन V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नियत ताप पर किसी चालक के तार के सिरों पर उत्पन्न, नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न तथा तार में प्रवाहित विद्युत धारा I का अनुपात सदैव नियत होता है। इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। नोट करिएगा इस पॉइंट को, ओम का नियम बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी आने वाला है ये क्वेश्चन, कि नियत ताप पर किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न V तथा तार में प्रवाहित धारा विद्युत धारा I का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है, तथा इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम, दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम। अब जान लेते हैं समांतर क्रम क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जब पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी से तथा दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, जैसा कि आपके सामने डायग्राम में दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध जुड़े होते हैं। विद्युत परिपथ में कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। परिपथ के पहले सिरे को R1, R2, R3 तथा बैटरी के धन आवेश प्लेट से तथा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को ऋण प्लेट से जोड़ दिया जाता है। अब बैटरी का विभवांतर कितना है, V है। बैटरी से I एम्पियर की धारा निकल रही है जो 3 प्रतिरोधों से समान रूप से प्रवाहित होती है, जिसके कारण पहले प्रतिरोध के सिरों पर V विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर V2 विभवांतर तथा तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर V3 विभवांतर उत्पन्न होता है। अतः ओम के नियम से क्या होता है, देखिए आगे। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स आपके लिए हमने बनाए हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। V1 इज इक्वल्स टू IR1 पहला समीकरण, V2 इज इक्वल्स टू IR2 दूसरा समीकरण, V3 इज इक्वल्स टू IR3 ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का योग बैटरी के विभवांतर V के बराबर होगा। चलिए नोट कर लेते हैं। V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि तीनों प्रतिरोध में जो विभवांतर लग रहा है वो पूरे बैटरी के विभवांतर के योग के बराबर होगा। अब इसका सूत्र लगा देते हैं। V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया कि V बराबर क्या सूत्र होता है। आगे देखते हैं। यदि तीनों प्रतिरोधों के जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध रखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि तीनों प्रतिरोधों की जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध रखा जाए जिसका मान तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य हो तो उसे क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल्स टू IR। नाउ IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, दोनों तरफ से हमने I को कॉमन ले लिया तो